नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान का अधिगम का सेकंड पार्ट। यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट अपन ने अपलोड कर दिया है, सेकंड पार्ट है आज अपन उसके बारे में देखेंगे। इनसे पहले यूनिट फर्स्ट है आपके कंप्लीट अपलोड की जा चुकी है, उन वीडियो को यदि नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज बात करेंगे अधिगम के प्रकार के बारे में और फिर आगे जितना संभव हो सकेगा, जितना जल्दी है आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाई जाएगी। अधिगम के प्रकार मित्रों, अधिगम के प्रकार के है वो तीन हैं। एक तो संज्ञानात्मक अधिगम, ठीक है, क्रियात्मक और भावात्मक। संज्ञानात्मक जो अधिगम है ये किसका निर्माण करता है? तो ये ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। ये कितने प्रकार से होता है? तो प्रत्यक्षात्मक संज्ञानात्मक अधिगम। प्रत्यक्षात्मक संज्ञानात्मक अधिगम, इस अधिगम प्रक्रिया में बालक विषय वस्तु को सामने या प्रत्यक्ष देखकर उसके बारे में चिंतन करता है तथा ज्ञान का निर्माण करता है। फिर प्रत्यात्मक अधिगम। इस अधिगम प्रक्रिया में बालक वस्तु को बिना देखे, पहला जो है इसमें तो चिंतन करता है, ठीक है ना, वस्तु को प्रत्यक्ष देख के। दूसरा जो प्रत्यात्मक अधिगम है इसके अंदर बालक है अमूर्त चिंतन करता है, चिंतन करते हुए ज्ञान का निर्माण करता है। तीसरा शास्त्रीय अधिगम स्थानांतरण। शास्त्रीय अधिगम का स्थानांतरण क्या है? तो इसमें एक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ दूसरी अधिगम प्रक्रिया भी समझाई जा सकती है। जैसे थॉर्नडाइक प्रयोग में भूखी बिल्ली को लीवर दबाना सिखाने के साथ साथ यदि बाहर रखे भोजन को किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया जाता है तो बिल्ली पांव दोनों पैर ऊपर कर, ठीक है ना, बिल्ली दोनों पैर पर खड़ी होकर खाना प्राप्त करना सीख जाती है। तो शास्त्रीय का अर्थ है साथ साथ, वैसे यूं सीधा देखें तो एक क्रिया के साथ में दूसरी क्रिया है समझाना है, वो शास्त्रीय अधिगम कहलाता है। तो वो तो था आपके संज्ञानात्मक या फिर इसे सीधा कहें तो ज्ञानात्मक अधिगम था। अब है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम क्या होगा? गामक या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। गामक कहीं भी शब्द आता है तो गामक का अर्थ है शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया। अधिगम के माध्यम से ये संपन्न होता है। तो क्रियात्मक अधिगम किन से होता है? शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। जैसे तैरना सीखेगा तो वो कौन सा अधिगम होगा? क्रियात्मक होगा। खाना बनाना, साइकिल चलाना, जो भी अब जितनी जो शरीर की है, बॉडी के जो भी अंग है उनका स्किल्स का यूज करते हुए अपन कोई भी कार्य करेंगे, अधिगम करेंगे तो वो क्रियात्मक होगा। फिर है भावात्मक अधिगम या फिर गुणात्मक। भावात्मक का अर्थ है अपना जो माइंड है इनके द्वारा काम करना, जैसे शब्दों, संकेतों, चित्रों तथा विभिन्न प्रतिमानों से सीखा जाता है यह। तो इसमें कोई शरीर का क्रिया करना जरूरी नहीं है। अब है अधिगम के सिद्धांत। मित्रों, अधिगम के सिद्धांत बहुत विस्तृत है। तो अधिगम के दो टाइप के है वो आपके सामने सिद्धांत आते हैं। एक तो व्यवहारवादी है, फिर संज्ञानवादी है, उसके बाद में अल्बर्ट बांडुरा है, जीन प्याजे है, ये सारे वे मनोवैज्ञानिक है वो आते हैं। तो व्यवहारवादी संज्ञान जो अधिगम के सिद्धांत है, व्यवहारवादी क्या मानते हैं? व्यवहारवाद के जनक या पिता है जेबी वॉटसन को माना जाता है। ये सीधा क्वेश्चन आता है कि व्यवहारवाद के जनक किन्हें मानते हैं? तो जेबी वॉटसन। व्यवहारवाद के समर्थक कौन है? तो व्यवहारवाद के समर्थक है स्किनर, थॉर्नडाइक। मतलब व्यवहारवादी ये मनोवैज्ञानिक है स्किनर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, मैकडूगल, पोलेंस्की, पावलोव, CL हल, एडवन गुथरी और पिल्सबली। ये क्या है? व्यवहारवादी है। प्रमुख व्यवहारवादी सिद्धांत देखो, यहाँ पर कुछ सिद्धांतों के नाम दिए जा रहे हैं। इनके अलावा सिद्धांत है, इनके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे आगे।
थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किनका है? थॉर्नडाइक का है। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। आपको इस प्रकार से याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किनका है? थॉर्नडाइक, ऐसे नहीं। थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, CL हल का प्रबलन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, एडविन गुथ्री का समीपता सिद्धांत। तो ऐसा है सीक्वेंस है, सीधा आपको है वो याद रहेगा। फिर है देखो अधिगम के नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम के है वो नियम दिए हैं। तो अधिगम के कौन से नियम हैं? मुख्य नियम, गौण नियम, उपनियम, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। मैंने आज ही एक क्वेश्चन डाला था अपने पोस्ट में, तो उनमें लगभग बच्चों ने गलत आंसर किया कि मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि अधिगम का मुख्य जो नियम है वो नहीं है, और उसमें जो था वो मनोवर्ती का जो नियम है, ठीक है, वो मुख्य नियम ने होकर गौण नियम था, और ज़्यादातर है बच्चे वही बोल रहे थे। तो देखो अधिगम का नियम, अधिगम के नियम के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? अमेरिका के। थॉर्नडाइक की पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। 1913 में 3 मुख्य नियम है इन्होंने दिए थे। किसमें? एजुकेशन साइकोलॉजी जो बुक है अपनी, इसके अंदर थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम दिए थे। यदि ऐसा आ जाता है, थॉर्नडाइक के कुल नियम कितने हैं? तो 8 है। उपनियम है 4 भी आते हैं और 2 भी आते हैं। तो उपनियम ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। मुख्य नियम कौन से हैं और उनके बारे में, और गौण नियम कितने हैं उनके बारे में पूछा जाता है। और कुल नियम यदि आ जाते हैं तो 8 बताओगे आप। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियमों में पहला है वो तत्परता का नियम है, ठीक है। तत्परता के नियम, तो इस नियम के अनुसार जब तक बालक सीखने हेतु मानसिक रूप से तत्पर या तैयार नहीं होता, अधिगम की गति प्रभावित होती है। अतः एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम से पहले ऐसा सकारात्मक वातावरण निर्माण करना चाहिए जिसमें बालक मानसिक रूप से सीखने हेतु तत्पर हो सके। वुडवर्थ ने इन्हें मानसिक तैयारी का नियम कहा है। देखो तत्परता का नियम क्या है? किसी भी को कार्य करने से पहले उनके कार्य करने के लिए उनके अंदर है जिज्ञासाएं पैदा कर देना, उन्हें तत्पर कर देना, ठीक है। तो वो तत्परता का नियम है, और इन्हीं तत्परता के नियम को वुडवर्थ ने है मानसिक तैयारी का नियम का है। यदि ऐसा भी आ जाता है कि निम्न में से मुख्य नियम कौन सा नहीं है और उसके अंदर मानसिक तैयारी का नियम आ जाता है, तो भी वो करेक्ट होगा, वो ठीक है ना, थॉर्नडाइक के। उदाहरण के तौर पर ये ज़्यादातर फेमस एग्जाम्पल है कि यदि एक घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है परंतु उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो वो है तत्पर नहीं है, ठीक है ना। जब तक घोड़ा तत्पर नहीं होगा, आप उन्हें तालाब तक ले जा तो सकते हैं परंतु उन्हें पानी नहीं पिला सकते हैं। इस नियम का बालक में रुचि उत्पन्न करने, तैयार करने, जिज्ञासा जागृत करने व ध्यान केंद्रित करने में किया जाता है। तत्परता का जो नियम है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बालक में रुचि उत्पन्न करने, बालक को तैयार करने में, जिज्ञासा जागृत करने में और ध्यान केंद्रित करने में किया जाता है। तत्परता के नियम के बाद में दूसरा जो थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है वो है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में इनका देखो अन्य नाम और है प्रभाव के नियम के। तो प्रभाव का नियम का दूसरे नाम क्या है? संतोष का नियम, परिणाम का नियम, प्रसन्नता व दुख का नियम। वो भी कौन सा है? प्रभाव का नियम है, ठीक है। पहला अपन ने है तत्परता का नियम देखा, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास। प्रभाव है वो संतोष, परिणाम या प्रसन्नता व दुख का नियम भी इन्हें कहते हैं। यदि किसी कार्य को करने से संतुष्ट या सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है तो वे सकारात्मक परिणाम ही प्रभाव के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात व्यक्ति को प्राप्त छोटी सफलता बड़ी सफलता के लिए प्रभाव के रूप में कार्य करते हैं।
देखो, प्रभाव का नियम क्या होगा, यदि किसी बालक को कोई एक्टिविटी दी गई है और उस बालक ने वो एक्टिविटी कंप्लीट कर दी और उसके बदले उन्हें टीचर्स के द्वारा कुछ ज़्यादा है, मतलब उनको एक पॉजिटिव है थिंक है वो पैदा की गई, तो वो उससे वो है क्या होगा, प्रभावित होगा और उस पे है प्रभाव का नियम लागू होगा और वो आगे कार्य है करने के लिए तत्पर ज़्यादा रहेगा। अभिवर्ती व मनोभावों का विकास करना। देखो, ये जो प्रभाव का नियम है इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उपयोगी कैसे है, तो अभिवर्ती व मनोभावों का विकास करने, क्रोध व ईर्ष्या के संवेगों को दूर करने, समस्या व कदाचारी व्यवहार का सुधार करने में किया जाता है। कौन सा, प्रभाव का नियम। दूसरा जो है वो है अभ्यास का नियम या श्रम का नियम। अभ्यास का नियम या श्रम का नियम, यदि किसी क्रिया को बार बार आवर्त या दोहराया जाता है तो वे क्रिया उपयोगिता नियम या उपयोग का नियम में बदल जाती है, और यदि किसी क्रिया को आवर्त करना बंद कर दिया जाए तो वो अनुपयोगिता या अनुपयोग का नियम में बदल जाती है। अब यह अभ्यास के नियम से सीधा सब पता ही चल रहा है, अभ्यास करने से है मतलब कोई कार्य है अपन बार बार उनकी पुनरावृत्ति करेंगे तो वो उपयोगी हो जाएगा और पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो वो अनुपयोगी हो जाएगा। इसका प्रयोग है आदत निर्माण या बुरी आदतों को छोड़ने में किया जाता है। लेखन सुधार, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, बार बार अभ्यास किया जाएगा तो लेखन है वो हैंड राइटिंग है वो इम्प्रूव अपने आप होगी और कलाओं के विकास में भी इनका प्रयोग किया जाता है। थॉर्नडाइक के गौण नियम। थॉर्नडाइक के गौण नियम है वो कौन से हैं? थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम है। 3 अपन ने मुख्य नियम देखे, ठीक है, तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का नियम है। वो 3 थॉर्नडाइक के मुख्य नियम थे और यहाँ पर 5 है वो गौण नियम है। पहला है वो बहुप्रतिक्रिया का नियम, मल्टीपल रेस्पॉन्स। किसी अधिगम क्रिया को सीखने हेतु बहुत सारी प्रतिक्रियाएं अपनाई जाती है और ये तब तक अपनाई जाती है जब तक सही अनुक्रिया का चयन नहीं हो जाए। तो ये क्या होगा, बहुप्रतिक्रिया। बहुत सारी प्रतिक्रिया है किसी कार्य के प्रति करना। दूसरा है इसी का विपरीत आंशिक क्रिया का नियम। किसी आंशिक का अर्थ है किसी अधिगम प्रक्रिया को छोटे छोटे खंडों में या अंशों में प्रस्तुत किया जाता है तथा प्रत्येक खंड की प्रस्तुति के पश्चात आवश्यक पुनर्बलन व प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है। कोई भी कार्य है आपको दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, तो उस टास्क को छोटे छोटे खंडों में है वो आप विभाजित करके उनको प्रस्तुत करोगे और उनको प्रस्तुत किया है तो उनके बाद में आप उनका फीडबैक लेंगे और फिर है फीडबैक से आपको क्या होगी, प्रतिपुष्टि मिलेगी, ठीक है, आपको पुनर्बलन मिलेगा और आप है उस कार्य को आगे करते रहेंगे। बहुप्रतिक्रिया, आंशिक क्रिया। और तीसरा है वो मनोवर्ती का नियम। मनोवर्ती का नियम क्या कहता है? मनोवर्ती का अर्थ होता है दृष्टिकोण, लॉ ऑफ एटीट्यूड। सीखना सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि कोई अधिगम क्रिया उपयोगी है तो उसे सीख लिया जाता है, अर्थात उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, और यदि वह क्रिया उपयोगी नहीं है तो उसे अपनाया नहीं जाता है। इसे ही मनोवर्ती या दृष्टिकोण का नियम कहते हैं। जैसी दृष्टि होगी वैसा ही अधिगम होगा, ठीक है ना। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है ये आपके लिए यूजफुल है, उपयोगी है, तो आप उस कार्य को करोगे, और आपको लगेगा कि ये उपयोगी नहीं है तो उस कार्य के प्रति आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। यही मनोवर्ती का नियम है, यही दृष्टिकोण का नियम है, इसे ही लॉ ऑफ एटीट्यूड कहते हैं। शास्त्रीय अधिगम अंतरण का नियम या शास्त्रीय परिवर्तन का नियम। मित्रों, ये यदि आप पूरी हैंड नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहाँ से आप है इनको प्राप्त कर सकते हैं। और रीट
के लिए SST लेवल सेकंड के लिए पूरा कंप्लीट जो हैंड नोट्स है वो है तैयार है। उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उनके माध्यम से आप वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर है शास्त्रीय अधिगम अंतरण का नियम या शास्त्रीय परिवर्तन का नियम। किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना, इसे अनुकूलन अनुक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे बेटे के दूर जाने पर माँ द्वारा उसके फोटो के साथ बातचीत करना, कौन सा अधिगम का नियम है? तो शास्त्रीय अधिगम अंतरण का नियम है। आत्मीकरण, तादात्मीकरण या स्वांगीकरण, ठीक है। यदि कोई अधिगम प्रक्रिया लंबे समय तक अपनाई जाती है तो वो उस क्रिया को आत्मसात कर लिया जाता है, तो वो आत्मीकरण होगी। कोई भी है क्रिया है बार बार की जाती है तो वो है आत्मसात हो जाती है, और इसे ही क्या कहते हैं? आत्मीकरण, तादात्मीकरण या स्वांगीकरण का नियम। तो ये थे मित्रों अपने थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम। कौन से थे? बहुप्रति क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, शास्त्रीय अधिगम अंतरण का नियम, आत्मीकरण, तादात्मीकरण या फिर स्वांगीकरण का नियम। अब है थॉर्नडाइक के उपनियम। देखो मैंने पहले बोला था थॉर्नडाइक के उपनियम वैसे 2 भी देते हैं और 4 भी देते हैं। पहला है नवीनता का नियम, नई चीजें जल्दी याद होना। प्राथमिकता का नियम के अनुसार यह है कि पहला प्रभाव है वो स्थायी प्रभाव होता है। संबद्धता के नियम के अनुसार संबद्ध जो होता है वो जल्दी याद होता है, जिनसे ज्यादा रिलेटेड रहेंगे वो अपने को ज्यादा अधिगम होगा। उत्तेजना का तीव्र संयम, उत्तेजक बलवान होने पर अनुक्रिया है वो जल्दी होगी। जितना है अपने अंदर उत्तेजक है वो ज्यादा एक्टिव होगा, उतनी ही अपने द्वारा है वो अनुक्रियाएं की जाएगी। व्यवहारवादी अवधारणा की प्रमुख विशेषताएं और सीमाएं, इतना अपन देख के फिर है आगे है कल देखेंगे। व्यवहारवादी अवधारणा की प्रमुख विशेषताएं, अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के रूप में व्यक्त होता है। अधिगम उद्दीपक है वो अनुक्रिया के संबंध के रूप में व्यक्त होता है। अधिगम उसी अवस्था में होता है जब अपेक्षित वातावरण उपलब्ध हो। वातावरण अपेक्षित है और सही है तो ही अधिगम होगा। मतलब इसमें व्यवहारवादियों ने क्या किया है? वातावरण पर बल दिया है। व्यवहारवाद के अनुसार व्यवहारवाद परिवर्तन वस्तुगत रूप से प्रक्षेपणीय है, अनुभव व प्रशिक्षण पर है व्यवहारवाद ने बल दिया है। व्यवहारवादी उपागम की सीमाएं मतलब दोष क्या है? तो इन्होंने मानव की तुलना एक मशीन से की है, जो कि ये गलत है। इसमें भावनाओं, चिंतन, कार्यों को मात्र व्यक्ति के प्रत्यक्ष व्यवहार के संदर्भ में ही स्पष्ट किया है। रचनात्मक व वंशानुगत कारकों की अवहेलना की गई है। व्यवहार को केवल अर्जित मानना ही भी एक पक्षीय है। तो मित्रों आज अपन ने क्या देखा है? अधिगम के जो मुख्य नियम है, अधिगम के गौण नियम है, अधिगम के उपनियम है और अधिगम की विशेषता है, अधिगम के जो सीमाएं हैं उनके बारे में देखा। कल है अपन अधिगम के है प्रमुख सिद्धांत है वो देखेंगे। ठीक है, वीडियो है यदि आपको हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।